न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ओके, वो फोटोसिंथेसिस आप लोग सबका क्लियर हो जाना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। थोड़ा हम लोग पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो जनरल रेस्पिरेशन जो आपका प्लांट्स में भी आ जाएगा, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में जो आएगा। ओके, कुछ पॉइंट्स देख लीजिए रेस्पिरेशन का। लिविंग सेल्स रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। जो जितने भी ऑल लिविंग सेल्स होते हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होता है फ्री एनर्जी, हाँ जानते हैं आप लोग क्या होता है फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी इज द एनर्जी available in the system that do a useful work। ठीक है, तो ये फ्री एनर्जी हमारा क्या करता है, सिस्टम में प्रेजेंट होता है और वो किस चीज़ में हमारा हेल्प करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर यूजफुल वर्क है उसके लिए ये हमारा फ्री एनर्जी यूज होता है। तो इस एनर्जी की हम लोग को क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो एंड प्लांट बॉडी ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स। जो भी हमारे सेल का कॉम्पोनेंट, सेलुलर कॉम्पोनेंट है, सब सेलुलर कॉम्पोनेंट है, उसके सिंथेसिस के लिए भी इसका बड़ा रोल होता है दिस एनर्जी का। It also helps in movement, transport, generation of electrical currents and also for reproduction। आप reproduction भी बोल सकते हो। और इसका lots of purpose है, बहुत सारा purpose है आपका फ्री एनर्जी का हमारे लिविंग सेल्स के अंदर। और क्या बोल सकते हैं हम, सेल्स रिक्वायर्स फ्री एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिच इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो सेल्स हमारा कहाँ से एक्वायर करता है इस फ्री एनर्जी को? इट एक्वायर्स फ्री एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके ऑक्सीडेशन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये हमारा फ्री एनर्जी स्टोर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर रिच इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा जैसे फूड सोर्स क्या हुआ, जैसे फूड सोर्स हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ये सब हमारा फूड सोर्स है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी है और इसी से हमें क्या मिलता है, फ्री एनर्जी। ओके, चलिए इतने को आप लोग नोट करें। चलिए नोट हो गया आप लोग का। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक, पहले ये इसका डेफिनेशन देख लीजिए। क्या होता है रेस्पिरेशन में? द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड्स, द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। किसका ब्रेकिंग? सीसी बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? जो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड मटेरियल जो भी हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हुआ, उसमें हमारा क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये जो हमारा सीसी बॉन्ड का जो चेन है, इसके ब्रेक होने से क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सब सारा वर्क हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आता है। तो बताइए आप लोग, क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स? किसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स?
ब्लैक पेन। The compounds that are oxidized से ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लो आप लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are oxidized in the process of respiration is called respiratory substrates, ओके। एंड और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या क्या हो सकता है? इट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी हमारा मैक्रोमोलिकुल्स है क्या सब हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स, और ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे पहले? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अच्छा, पहले इधर देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये किस लिए रिलीज हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that is used in the formation of ATP। देखो भाई, ATP सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना सारा प्रोसेस हो रहा है किस चीज़ के लिए हो रहा है? ATP की फॉर्मेशन के लिए हो रहा है। आप लोग सब जानते हैं ATP का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में। सारा मेटाबॉलिक वर्क किस पे डिपेंड करता है? हमारा ATP पे डिपेंड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेल का एनर्जी करेंसी है। तो सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा ATP पर। अब चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे थे हम लोग? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हो गया हमारा? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हमारा क्या सब हो सकता है? इट में भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब हमारा क्या आ जाएगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में आ जाएगा, ठीक है। इतना आया आप लोगों को समझ में? नोट करिए रेस्पिरेशन में। और क्या सब पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं रेस्पिरेशन में? ये तो पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमारा क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। वाई? बिकॉज हियर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स, सो दैट्स वाई वी कॉल दिस एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। एंड रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एनर्जी रिलीज हो रहा है। हम फोटोसिंथेसिस में देखे थे क्या हो रहा था? हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा था, तो वो इसलिए हम लोग उसको एंडरगोनिक प्रोसेस कहते थे। बट यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, सो दैट्स वाई वी कॉल दिस एक्सर्गोनिक प्रोसेस। अब इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं? तो ये दोनों पॉइंट समझ गए आप लोग। अब हमारा क्या है रेस्पिरेशन? हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। क्यों है एम्फीबॉलिक? क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? डुअलिटी है। दोनों टाइप का इसमें हमें नेचर दिख रहा है। इसमें हम कैटाबॉलिज्म भी देख सकते हैं और एनाबॉलिज्म भी देख सकते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ complex compounds into
सिंपल कंपाउंड्स। और यहाँ एनाबॉलिज्म में हमारा क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस में दोनों प्रोसेस चल रहा है, कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है और एनाबॉलिज्म भी चल रहा है। सब जान रहे हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस में ब्रेक कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और एनाबॉलिज्म में क्या हो जा रहा है, सिंथेसिस हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का विद द हेल्प ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। ठीक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो वन क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड, डू प्लांट्स ब्रीथ? तो क्या लगता है आपको, प्लांट्स ब्रीथ करता है या नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। यस, प्लांट्स ब्रीथ, बट इसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है या प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है एनिमल से और ह्यूमन बींग से। हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, या फिर एनिमल्स हो उसमें कौन सा स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है और क्या होता है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है रेस्पिरेशन में हमारा, हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ये होता है किसमें, एनिमल्स में होता है, और ह्यूमन बीइंग में होता है। इसी तरह से सेम क्या हमारा हो रहा है, प्लांट्स में भी यही प्रोसेस चल रहा है हमारा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो रहा है, सेम प्रोसेस चल रहा है प्लांट्स में भी। ओके, बट हम क्या देखते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में, मैंने क्या बोला कि आपको कि उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है। कौन सा स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पेशल ऑर्गन लंग्स। हाँ, ऑक्सीजन रिलीज करता है, पर वो क्या होता है, वो आपका फोटोसिंथेसिस में होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, मैम इसमें तो क्या होता है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, पर क्या रेस्पिरेशन आपका एक क्या वाइटल फंक्शन है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका ये एक वाइटल प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ओके, है ना, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ओके, बट प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए क्या है, प्लांट्स में इसके लिए पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन सा पोर्स प्रेजेंट होता है, गुड, स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स। स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स पोर्स प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा हमारा कहाँ पर होता है, किस पर होता है स्टोमाटा, गुड, स्टोमाटा प्रेजेंट इन लीव्स and lenticels presents, yes, woody part of plants.
क्यों नहीं होता है, इसके पास क्यों नहीं होता है, प्लांट्स के पास लंग्स क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? आप ऐसे भी जनरल आप देखो क्या रहता है, प्लांट्स का जो है हमारा बॉडी सरफेस देखते हो आप कितना ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल्स। सो डेट्स वाई उसके पास जो स्पेशल पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक, क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें चल रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और इसका जो ये प्रोसेस है लगातार चलता रहता है दिन रात, क्योंकि यही आपका बस रेस्पिरेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आप एनर्जी गेन कर रहे हो बॉडी में। तो दिस इज कॉमन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इतना क्लियर है ना? हाँ, तो रेस्पिरेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है, हमें जनरली इसमें कितने रेस्पिरेशन में क्या सब पढ़ना है, कौन सा टाइप पढ़ना है, एरोबिक पढ़ना है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो दो टाइप हो गया रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, it takes place in the presence of ऑक्सीजन। हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्या हो रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब सेल के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है अच्छे से, तब हमारा कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें क्या होता है, लार्ज amount of energy liberated, लगभग 686 किलो कैलोरी। whereas during anaerobic respirations small amount of energy liberated। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल C6H12O6 in the presence of oxygens break down into carbon dioxide, water प्लस एनर्जी में आपका क्या हो जाएगा, ATP प्लस हीट। बट यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन या तो एब्सेंट है या इतना कम है कि हम क्या कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन अकर्स, इनकम्प्लीट breakdown of organic compound C2
प्लस एनर्जी। हाँ, तो क्या हो रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, एंड हेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। ये आप लोग केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस आपका क्या हो रहा है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। देखो आप, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसीलिए ये कंप्लीट ब्रेक डाउन यहाँ पर नहीं हो रहा है हमारा, ठीक। और यहाँ पे जो एनर्जी भी रिलीज हो रहा है कॉम्पेरेटिवली एरोबिक रेस्पिरेशन काफ़ी लो अमाउंट में हमारा यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग को कितना एटीपी मिल जाता है, वी गेट नियर अबाउट 36 और 38 एटीपी, while in anaerobic respirations we get only 2 ATP, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लो, यहाँ पे देखो हम लोग को कितना सारा ATP मिल रहा है, 36 या 38 हमें मिलेगा, बट यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, ओनली 2 ATP, ओके। और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जब हमारा जो भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या कर रहा है, या तो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा या फिर हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसको फिर डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग फिर आते हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो आगे का स्टेप सब देख लेते हैं क्या सब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे पहले तो आप लोग ये केमिकल रिएक्शन देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट ये जो आपको ये रिएक्शन दिख रहा है बिल्कुल एक स्टेप में, ये इतना ईजी नहीं है। इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में आपको डिफरेंट स्टेप्स को जाना होता है। देखो कितना सारे स्टेप्स हैं, आप लोग जानते हो कौन कौन सा स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे पहले हमारा क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस आता है। तो सबसे पहले हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा, लिंक रिएक्शन आएगा, फिर क्रेब्स साइकिल, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, यू ऑल्सो कॉल्ड दिस साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। तो ये हमारा साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या है, कहाँ पे होता है हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हमारा कहाँ होता था, हाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता था ना। अब इसका यहाँ पे रेस्पिरेशन का साइट क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। हाँ, तो साइटोप्लाज्म, तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे अब लिख देते हैं साइट। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस हमारा कहाँ पे होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। हमारा लिंक रिएक्शन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रेब्स साइकिल also in mitochondrial मैट्रिक्स, ठीक। और हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, ये होता है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। याद रहेगा ये सब आप लोग को। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है हमारा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। लिंक रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा कहाँ पर होगा,
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब फिगर तो आप लोग को याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा, कहाँ कहाँ पे कौन सा साइट है, ठीक, वो आप लोग फिगर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, बनाना तो नहीं पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप पे, ग्लाइकोलाइसिस में। नाउ कम टू दी फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, that is glycolysis. What is glycolysis? ग्लाइको मीन्स क्या होता है हमारा, ग्लाइको मीन्स स्वीट एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वीट मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है, सो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। वी ऑल्सो कॉल दिस ग्लाइकोलाइसिस एमजन-मेयरहोफ पार्टनर्स पाथवे, इट ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। इसको हम लोग EMP पाथवे क्यों बोल रहे हैं, या एमजन-मेयरहोफ पार्टनर्स पाथवे किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, एमजन-मेयरहोफ पार्टनर्स पाथवे। तो ये हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, जो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आएंगे, तो इसमें क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में। ग्लूकोज हमारा जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो किस पे ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारा 3 कार्बन कंपाउंड डेट इज पाइरूवेट में हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है। उसका हम लोग को ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट मिल रहा है। ओके, साइट तो आप लोग जानते ही हैं ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक। इसका साइट हमारा क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है। इट इज अ यूनिक पाथवे। क्यों ये यूनिक है, बिकॉज इट अकर्स इन बोथ एरोबिक respiration as well as in aerobic respiration। क्यों ये हमारा यूनिक पाथवे है, बिकॉज ये कहाँ हो रहा है, हमारा दोनों टाइप के ऑफ रेस्पिरेशन में इसका यूज हो रहा है। ओके, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन का भी ये फर्स्ट स्टेप है, और हमारा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसका भी ये पहला स्टेप है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, इसलिए ये एक यूनिक पाथवे भी हो गया हमारा। चलिए अब इसका हम लोग स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं क्या सब हो रहा है रिएक्शन टू दी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। यहाँ पे पूरा सारा स्टेप्स लिखा हुआ है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का। टोटल हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को कितने स्टेप्स में डिवाइड किए हुए हैं, 10 स्टेप्स में। 10 स्टेप्स में हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज। यहाँ पे हमने क्या लिया है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स ग्लूकोज लिया है। ग्लूकोज क्यों लिया है आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉमनली यूज्ड यही होता है ग्लूकोज। सबसे पहले हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में सबसे पहले क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, और काफ़ी सिंपल होता है। तो क्या होता है, अगर आपका फ्रुक्टोज भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। और फैट्स का प्रोटीन सबका होता है, सबका रेस्पिरेशन होता है, बट उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है हमारा ग्लूकोज होता है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज का ही लिया है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ग्लूकोज which is a 6 carbon compound gets converted into glucose 6 phosphate, ठीक। ग्लूकोज 6 phosphate पे हो रहा है कन्वर्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा हमारा, एनी आइडिया, पता है? यस, गुड, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज्ड। हेक्सो समझ आ ही रहा है, हेक्सो मीन 6, काइनेज काइनेज है यहाँ पे। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक ATP को यूज कर रहे हैं, 1 ATP यूज्ड कन्वर्टेड इनटू ATP। हाँ, तो ये हमारा ATP यूज हो रहा है
ठीक। और इसमें का एक एटीपी का एक फॉस्फेट कहाँ जा रहा है, हमारा ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक। हेक्सोकाइनेज कहाँ से आता है, बाहर से लाते हैं या उसी में रहता है? अरे नहीं, हेक्सोकाइनेज आपका जो सेल का एनवायरनमेंट है, ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ पे चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है ना। तो सॉरी, कहाँ पे हो रहा है हमारा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में ये जो हेक्सोकाइनेज और भी जो सारे एंजाइम हैं वो आपके साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं पहले से ही। ठीक। हाँ, तो फिर हमारा क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारा अब कौन सा एंजाइम यूज होगा, एनी आइडिया? नो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है हमारा फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। क्या हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है दोनों में। ओके। अब अच्छा, ये जो एरो है, इस एरो को देख लीजिए। इस तरह का जो एरो है वो क्या शो कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। अगर एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा वो उस पे जो सबस्ट्रेट है आपका उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। और इस तरह का जो एरो आ रहा है वो क्या है, दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल है। ठीक। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आया एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यहाँ पे कौन सा हमारा एंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। यहाँ भी काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ भी आपका फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एक एटीपी यूज किया और किसको दे दिया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दिया, और वो हमारा फॉस्फेट कहाँ पर लग गया, फ्रुक्टोज के कार्बन, हाँ फर्स्ट कार्बन पर लग गया हमारा। ठीक। अभी तक तो ये हमारा कितना 6 कार्बन चल रहा है। अब क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एल्डोलेज। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेंशन नहीं हुआ है। ठीक। ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इसको यहाँ पर लिखे या फिर बाद में लिखे, चलिए इसको बाद में बताते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बारे में। ठीक। यहाँ पे फिर स्पेस नहीं बच पाएगा, पहले ये सारा देख लेते हैं स्टेप्स, उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पेसमेकर एंजाइम भी बोला जाता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके। ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एल्डोलेज। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, अभी तक तो हमारा क्या चल रहा था, 6 कार्बन कंपाउंड चल रहा था। यहाँ पे जो ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है किस में ब्रेक हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक हुआ 2 मॉलिक्यूल्स में। एक ये हो गया हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक ये DHAP हुआ है। पर ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है ये क्या हो जाता है, फिर इमीडिएटली कन्वर्ट हमारा हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है हमारा इसको इधर लिख देती हूँ मैं, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये भी एक आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। हाँ, तो ये जो हमारे DHAP है किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ।
तो अब यहाँ से जितना भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा कितने का बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ तक कितना बन रहा था, 1 बन रहा था, 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सब कुछ 1 हमारा बन रहा था। अब यहाँ से क्या शुरू होगा हमारा, 2 शुरू होगा, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक, गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। ये भी हमारा 2 रहेगा, 2 रहेगा, सब 2 होगा। अब तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक। अब इधर से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, यहाँ से 2 चल रहा है हमारा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम यूज होगा, सबस्ट्रेट हमारा क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, तो हमारा एंजाइम होगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। यहाँ पर हमारा NAD+ everything is in 2 form, 2NADH2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, और यहाँ से देखिए हमारा इस प्रोसेस से, इस स्टेप से क्या हुआ, एनर्जी बनना अब स्टार्ट हुआ है हमारा। अब ये क्या हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज होगा फॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 ATP, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 ATP। फिर इस प्रोसेस पे भी क्या हो रहा है, हमें एनर्जी गेन हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, इजी है भाई, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। समझ में आ रहा है, चल भाई। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये क्या कर रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज होगा इनोलेज, ठीक। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिलीज होता है। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट एट लास्ट किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, इसको आप पाइरूविक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये किस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है हमारा, ये हमारा हो रहा है एंजाइम, यहाँ पे यूज होगा पाइरूवेट काइनेज। यहाँ पे भी हमें एनर्जी गेन हो रहा है, 2 ATP gets converted into 2 ATP, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, पाइरूवेट काइनेज, और कितना हमें मिला ATP, 2 ATP मिला।
तो देखो यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है स्टेप 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक हमारा जितना भी प्रोसेस था ये हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था, ठीक, या इसको आप बोल सकते हो एक्टिवेशन फेज भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग अपने रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, एटीपी को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो है केमिकल रिएक्शन एक्टिवेट हो रहा है। और यहाँ जो हमारा स्टेप 5 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेप 5 से लेकर ये जितना लास्ट तक प्रोसेस है, ये क्या है हमारा एनर्जी जनरेशन फेज। अब ये जितना सारा स्टेप्स है इसमें क्या हो रहा है, हमें एनर्जी की गेन हो रही है, ठीक। अच्छे से देख लो ये स्टेप और नोट डाउन करो, उसके बाद आगे इसके बारे में बताते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा 2 ATP मिला, एक इधर मिला है स्टेप 7 पर मिला है, और हमें एक 2 ATP मिला है स्टेप 10 में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहाँ जो हमें एटीपी भी मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सबस्ट्रेट बेस्ड जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उससे मिल रहा है, जिस वजह से इसे क्या बोला गया है, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। या ऐसे हम लोग देखते हैं क्या, एटीपी हम लोग कहाँ से लेते हैं, F0 F1 पार्टिकल होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, जिसको ऑक्सीजोम भी हम लोग बोलते हैं। तो कहाँ एटीपी कहाँ से जनरेट होता है, उसी से जनरेट होता है, बट यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे किससे हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। सो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक। एक स्टेप 7 पर हुआ, और सेकेंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है स्टेप 10 पे। यहाँ भी हम लोग को एटीपी मिल रहा है, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये याद रहेगा आप लोग को कि यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या हो रहा है, एटीपी मिल रहा है। हाँ, याद कर लो किस पे हो रहा है, 7th स्टेप पे और 10th स्टेप पे, ठीक। हाँ, तो क्या हुआ था स्टेप 3 में, मैंने बोला था ना कि एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो यूज़ हुआ था उसके बारे में बताना था। हाँ, तो इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? इस एंजाइम को हम लोग पेसमेकर, इस एंजाइम को हम लोग पेसमेकर एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप पेसमेकर एंजाइम? बिकॉज इट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये भी एंजाइम आपका वहाँ जो साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट है उसमें प्रेजेंट है, बट ये क्या करता है, it regulates the speed of ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। क्या कर रहा है, स्पीड को रेगुलेट कर रहा है। अगर आपका सेल के इन्वायरमेंट में अगर एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डेट मीन्स कि क्या है, उसे और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस के स्पीड को स्लो कर देता है। और जब देखता है कि सेल के इन्वायरमेंट में एडीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि एटीपी कम है, एनर्जी का लेवल लो हो रहा है, तो फिर ये क्या करता है, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के स्पीड को हाई कर देता है, ठीक। आई बात समझ में? अगर
अगर सेल के इन्वायरमेंट में एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या करता है, इट हाँ इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सॉरी, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और जब एडीपी का कंसंट्रेशन हाई होता है डेट मीन्स क्या हो रहा है, हमारा एटीपी का कंसंट्रेशन लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस का जितना सारा स्टेप होता है उसको फास्ट कर देता है। सो इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको याद रख सकते हैं, कौन सा हमारा एंजाइम पेसमेकर एंजाइम होता है, इसको आप लोग याद कर लेना। कौन सा होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि आपका स्टेप 3 पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस के। हाँ, तो हमने अपने स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। ठीक, 1 ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 molecules of पाइरूवेट। ठीक है, 2 molecules। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितना एनर्जी गेन हुआ। नेट एनर्जी गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हम क्या देखा था हम लोगों ने, स्टेप 1 में हमारा 1 एटीपी यूज़ हुआ था, 1 एटीपी यूज़ हुआ था। फिर स्टेप 3 में भी 1 एटीपी यूज़ हुआ था हमारा, 1 एटीपी यूज़ हुआ। और उसके बाद हमें किससे मिलना शुरू हुआ एनर्जी, कौन से स्टेप से मिलना शुरू हुआ, हाँ 5th से शुरू हुआ। स्टेप 5 में वी गेट 2 molecules of NADH2, then in step 6 2 molecules of ATP, and in step 10 2 molecules of ATP। ठीक है, ये हमने यूज़ किया था, इसको यूटिलाइज किया था 2 ATP को। देन उसके बाद हमें जो हमारा एनर्जी जनरेशन फेज था उसमें हमें मिला 2 molecules of NADH2, 2 molecules of ATP एंड फिर 2 molecules of ATP। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कट कर देते हैं इससे 2 ATP से, तो हमारे पास कितना बच गया टोटल, 2 NADH2 एंड 2 ATP। 2 NADH2 बाद में जाके कन्वर्ट हमारा हो जाता है ATP में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 NADH2 इज इक्वल टू हाउ मैनी ATP, 3 ATP। then 2 NADH2 gets converted into 2 into 3, that means कितना हो गया, 6 ATP में हमारा कन्वर्ट हुआ। तो NADH2 से हम लोग को 6 ATP मिल रहा है, और ऐसे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें कितना मिला, 2 ATP मिल गया। तो टोटल कितना ATP हो गया हमारा, टोटल ATP इन ग्लाइकोलाइसिस
कितना हो गया 8 ATP। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमें कितना ATP गेन हुआ 8 ATP अभी तक हमें मिला। चलिए आज इतना ही देखते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से पायरूवेट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रेब साइकिल होएगा, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बस इतना समझ लें आप लोग, ठीक है बच्चों।